द डेथ ऑफ इवान इलिच, लियो टॉल्स्टॉय। जिस दिन इवान इलिच की मृत्यु हुई उस दिन अदालत में उसके पुराने साथी यह चर्चा कर रहे थे कि अब उसकी जगह किसे मिलेगी। कमरे में कागजों की सरसराहट थी, मेज़ों पर फाइलें खुली थी, अधिकारी अपनी कुर्सियों पर वैसे ही बैठे थे जैसे हर दिन बैठते थे। बाहर की दुनिया के लिए यह एक साधारण कार्य दिवस था। तभी किसी ने अखबार उठाया। एक छोटा सा समाचार, इवान इलिच का देहांत हो गया। कुछ क्षण के लिए कमरे में चुप्पी छा गई। सच? कब? कल। बेचारा। और लगभग उसी क्षण हर आदमी के भीतर एक दूसरा विचार उठा। अब उसकी जगह कौन लेगा? किसका प्रमोशन होगा? किसका तबादला होगा? और फिर इन सब के नीचे कहीं बहुत गहराई में एक और हल्का सा विचार था, मरा वह है, मैं नहीं। मृत्यु हमेशा किसी दूसरे के साथ घटती हुई चीज लगती है जब तक वह हमारे कमरे में प्रवेश न कर जाए। इवान इलिच कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था और शायद यही उसकी कहानी को असाधारण बनाता है। वह न कोई महान योद्धा था, न संत, न कलाकार, न कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इतिहास में लिखा जाना था। वह एक सरकारी अधिकारी था, सभ्य, शिक्षित, महत्वाकांक्षी, समाज में सम्मानित। उसने वही जीवन जिया था जिसे आसपास के लोग सफल जीवन कहते थे। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, उचित विवाह, अच्छे परिचित, सभ्य कपड़े, शाम को ताश, और हर चीज ऐसी जैसी होनी चाहिए, कम से कम बाहर से। इवान बचपन से ही उन लोगों की ओर आकर्षित होता था जो उससे ऊंचे पद पर होते थे। उसे उनके बोलने का ढंग पसंद था, उनका पहनावा, उनकी आदतें, उनकी सहज आत्मविश्वास भरी हंसी। उसे लगता था कि जीवन का सही तरीका वही है जो प्रतिष्ठित लोग जीते हैं। इसलिए उसने बहुत जल्दी एक नियम सीख लिया, ऐसे जियो कि जीवन सम्मानजनक दिखाई दे, भावनाएं हों पर इतनी नहीं कि असुविधा पैदा करें, संबंध हों पर इतने गहरे नहीं कि स्वतंत्रता चली जाए, आनंद लो मगर मर्यादित ढंग से, और सबसे बढ़कर ऐसा कुछ मत करो जो समाज को असभ्य लगे। इवान इसमें बहुत सफल था। कानून की पढ़ाई के बाद उसे सरकारी सेवा मिली। उसने काम सीखा, वरिष्ठ अधिकारियों से व्यवहार सीखा, किससे कितना झुकना है, किससे कितनी दूरी रखनी है, किसके सामने गंभीर होना है, किसके साथ मजाक किया जा सकता है। वह बुरा आदमी नहीं था, वह क्रूर भी नहीं था, बल्कि लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी आदत बन रही थी जिसमें जीवन जीने से अधिक महत्वपूर्ण था जीवन का ठीक दिखाई देना। समय बीता, पद बढ़ा, आय बढ़ी, परिचित बढ़े, और एक ऐसा समय आया जब इवान ने विवाह कर लिया। प्रास्कोविया फ्योदोरोवना सुंदर थी, अच्छे परिवार की थी, समाज में स्वीकार्य थी, और विवाह भी इवान को पूरी तरह उचित लगा। शुरुआती दिन सुखद थे, घर में हंसी थी, भविष्य की योजनाएं थी, डिनर थे, मेहमान थे, पत्नी की आंखों में प्रेम था, और इवान को लगा, हाँ, जीवन शायद ऐसे ही होना चाहिए। फिर पत्नी गर्भवती हुई और घर बदलने लगा। उसे तकलीफ रहने लगी, चिड़चिड़ापन बढ़ा, शिकायतें बढ़ी, छोटी बातों पर बहस होने लगी। इवान हैरान था। जिस विवाह को उसने जीवन को अधिक सुखद बनाने के लिए चुना था, वही धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगा था। वह घर से बचने के लिए
काम में अधिक समय बिताने लगा। अदालत अब सिर्फ नौकरी नहीं रही, वह आश्रय बन गई। वहां सब व्यवस्थित था, कानून था, नियम थे, पदक्रम था। कोई भावना अचानक कमरे में घुसकर सब कुछ अस्त व्यस्त नहीं करती थी। अदालत में ईवान तय कर सकता था कि किस मामले को कितना महत्व देना है। घर में वह ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एक कला सीख ली, व्यक्तिगत जीवन से उतना ही जुड़ो जितना आवश्यक हो। बाकी समय स्वयं को काम, परिचितों और सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखो। पत्नी नाराज होती, वह बाहर निकल जाता। घर में तनाव होता तो वह किसी सहकर्मी से मिलने चला जाता। फिर धीरे धीरे दोनों ने एक ऐसा विवाह बना लिया जिसमें साथ रहना संभव था, अगर दोनों बहुत अधिक एक दूसरे के भीतर ना जाएं। वर्ष बीतते गए, बच्चे हुए। कुछ बच्चे जीवित रहे, कुछ नहीं। जीवन में दुख आए, पर हर दुख के ऊपर जल्दी ही दिनचर्या की एक नई परत जम गई। ईवान प्रमोशन चाहता था। उसे विश्वास था कि वह उसके योग्य है, लेकिन एक बार उसे वह पद नहीं मिला जिसकी वह अपेक्षा कर रहा था। यह उसके लिए गहरा अपमान था। उसे लगा मानो लोग उसकी योग्यता को पहचान नहीं रहे। वह क्रोधित हुआ, उसने शिकायतें की और फिर संयोग से उसे एक बेहतर अवसर मिला, नई नौकरी, उच्च पद, अधिक वेतन। ईवान प्रसन्न था, इतना प्रसन्न कि उसने पुराने अपमान को लगभग भूल ही गया। नई जगह जाने से पहले वह अकेला वहां पहुंचा ताकि परिवार के लिए घर तैयार कर सके। यही वो समय था जब उसने अपने जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक का अनुभव किया। घर सजाना, पर्दे, फर्नीचर, दीवारों का रंग, कालीन, पुरानी शैली की कुर्सियां, छोटे सजावटी सामान। वह घंटों सोचता कि कौन सा पर्दा किस कमरे में अच्छा लगेगा, कौन सी मेज कहाँ रखी जाए, ड्राइंग रूम में कौन सी सजावट दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालेगी। उसे लगता था कि वह कोई असाधारण घर नहीं बना रहा, वह एक जीवन बना रहा है। ऐसा जीवन जिसे देखकर लोग कहेंगे कितना सुंदर घर है, और शायद उसी वाक्य में उसकी पूरी इच्छा छिपी थी। एक दिन वह स्वयं सीढ़ी पर चढ़कर पर्दे की व्यवस्था समझ रहा था। पैर फिसला, वह गिरा, कमर के पास बाजू में चोट लगी। कुछ क्षण दर्द हुआ, फिर वह उठ खड़ा हुआ। उसे बात मजाक जैसी लगी। देखो मैं कितना चुस्त हूं। उसने घटना को हंसी में उड़ा दिया। किसे पता था, संभवतः उसी छोटे से गिरने के साथ उसके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों बाद ईवान को अपने बाजू में हल्की सी असुविधा महसूस हुई, बहुत मामूली। वह इसे नजरअंदाज कर सकता था। फिर मुंह में एक अजीब सा स्वाद रहने लगा। उसकी तबीयत कुछ भारी रहने लगी। वह जल्दी चिड़चिड़ा होने लगा। पत्नी ने कहा, तुम्हारा स्वभाव असहनीय होता जा रहा है। ईवान को लगा पत्नी हमेशा की तरह शिकायत कर रही है, पर दर्द धीरे धीरे बना रहा, कभी कम कभी अधिक। आखिर वह डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के कमरे में बैठते ही पहली बार उसने अपने ही पेशे का एक विचित्र प्रतिबिंब देखा। जिस प्रकार अदालत में ईवान किसी व्यक्ति की निजी पीड़ा को एक कानूनी मामले में बदल देता था, उसी प्रकार डॉक्टर ने ईवान की चिंता को एक चिकित्सकीय मामले में बदल दिया। डॉक्टर गंभीर था। उसने प्रश्न पूछे, छाती सुनी, पेट दबाया, चेहरे पर ऐसा भाव रखा जैसे कोई अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य उसके सामने खुल रहा हो। ईवान सिर्फ एक बात जानना चाहता था, क्या मेरी बीमारी गंभीर है? लेकिन डॉक्टर के लिए प्रश्न कुछ और था। किडनी, अपेंडिक्स, कोई आंतरिक सूजन,
कुछ चिकित्सकीय शब्द बोले गए। इवान समझ नहीं पाया। उसने फिर पूछा, मेरा मामला खतरनाक है या नहीं? डॉक्टर ने सीधे उत्तर नहीं दिया। वह वही कर रहा था जो इवान अदालत में करता था। महत्वपूर्ण वह नहीं था जो उसके सामने वाला पूछ रहा था। महत्वपूर्ण वह था जो व्यवस्था के अनुसार पूछा जाना चाहिए था। इवान बाहर निकला। उसके हाथों में दवाइयां थी और मन में भय। अब उसका पूरा जीवन बीमारी के आसपास घूमने लगा। सुबह उठकर वह सबसे पहले शरीर को सुनता, दर्द है, कल से अधिक, कम, मुंह में वही स्वाद, दवा असर कर रही है। वह हर संकेत को पढ़ता। कभी लगता आज अच्छा हूं, शायद डॉक्टर सही हैं। बस कुछ दिनों की बात है, फिर अचानक दर्द उठता और सारी आशा टूट जाती। दूसरे डॉक्टर के पास गया, फिर तीसरे। हर किसी की भाषा अलग थी, लेकिन कोई उसे वह वाक्य नहीं देता था जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। तुम मर नहीं रहे। और धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसा शब्द आकार लेने लगा जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। मृत्यु नहीं, यह संभव नहीं। इवान इलिच मर सकता है? वह व्यक्ति जो अभी कुछ महीने पहले पर्दे चुन रहा था, जो अदालत में बैठता था, जो ताश खेलता था, जो प्रमोशन के बारे में सोचता था, जो अगले साल की योजनाएं बना रहा था, मृत्यु उसके साथ कैसे जुड़ सकती है? उसने बचपन में एक तर्कशास्त्र का उदाहरण पढ़ा था। कायस एक मनुष्य है, सभी मनुष्य नश्वर हैं, इसलिए कायस नश्वर है। वह तर्क तब बिल्कुल साफ था, लेकिन अब उसे लगता था कायस मर सकता है। कायस कोई सामान्य मनुष्य है, पर मैं इवान हूं। मैंने बचपन में वह गेंद देखी थी। मैं अपनी मां को जानता हूं। मुझे अपने स्कूल का कमरा याद है। मेरी अपनी स्मृतियां हैं। मेरा अपना जीवन है। मैं कोई सभी मनुष्य में शामिल सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकता हूं? दूसरे मरते हैं, लेकिन मेरे भीतर जो है वह कैसे समाप्त हो सकता है? उसका मन इस प्रश्न से टकराकर बार बार लौट आता। दर्द बढ़ता गया, वजन घटने लगा, चेहरा बदलने लगा। दर्पण अब शत्रु बन गया। इवान कभी कभी अपने पुराने चित्र देखता। चेहरा भरा हुआ था, आंखों में आत्मविश्वास था। फिर वह वर्तमान चेहरा देखता। कुछ ही महीनों में कितना अंतर! वह अंतर समय का नहीं था, वह मृत्यु का था। लेकिन घर में जीवन चलता रहा। पत्नी की अपनी चिंताएं थीं, बेटी के विवाह की बातें थी, कपड़े थे, समारोह थे, मेहमान थे। इवान को यह सब असहनीय लगने लगा। उसे लगता, क्या ये लोग देख नहीं रहे मैं मर रहा हूं? और ये लोग कपड़े, थिएटर, मेहमानों, रिश्तों की बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर उसे एक और भयावह बात दिखाई देने लगी। वे सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे थे, उनके लिए सचमुच जीवन चल रहा था। मृत्यु सिर्फ इवान के कमरे में थी, बाकी घर अभी भी भविष्य में जी रहा था। सबसे अधिक तकलीफ उसे एक झूठ से थी। हर कोई ऐसा व्यवहार करता जैसे वह केवल बीमार है, जैसे थोड़ी दवा, थोड़ी देखभाल और थोड़ा आराम सब ठीक कर देंगे। पत्नी कहती, तुम डॉक्टर की बात ठीक से मानते ही नहीं। डॉक्टर कहता, दवा समय पर लीजिए। पर इवान जानता था, अंदर कहीं वह जानता था, यह साधारण बीमारी नहीं है। कुछ समाप्त हो रहा है और किसी में साहस नहीं कि उसके सामने बैठकर कहे, हाँ तुम मर रहे हो। इस झूठ के बीच एक व्यक्ति था जो उसे राहत देता था। गेरासिम, घर का नौकर, युवा, स्वस्थ, सादा,
उसके चेहरे पर गांव की सी साफ सहजता थी। इवान के पैरों में दर्द रहता। कई बार पैरों को ऊपर रखने पर थोड़ी राहत मिलती थी। गेरासिम घंटों तक उसके पैर अपने कंधे पर रखे बैठता रहा। इवान कहता, तुम्हें कष्ट होता होगा। गेरासिम मुस्कुराता, क्या कष्ट साहब, आप बीमार हैं। एक दिन इवान ने मृत्यु की ओर इशारा करते हुए कुछ कहा। गेरासिम ने बात नहीं टाली। उसने सरलता से कहा, हम सबको एक दिन जाना है, बस इतना। कोई बनावटी आश्वासन नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई घबराहट नहीं। इवान को पहली बार लगा कि कोई व्यक्ति उसके साथ उसी सत्य के कमरे में बैठने को तैयार है, और यही कारण था कि वह गेरासिम को अपने पास चाहता था, क्योंकि बाकी लोग उसकी मृत्यु से बच रहे थे। गेरासिम उससे नहीं बचता था। रातें सबसे कठिन थी। दिन में बातचीत थी, डॉक्टर था, आवाजें थीं। रात में केवल दर्द था और विचार। इवान लेटा रहता अंधेरे कमरे में। कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसे किसी काले बोरे के भीतर धकेला जा रहा हो। वह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर की ओर खींचती जाती। वह संघर्ष करता, डरता, फिर थक जाता। कभी अचानक प्रश्न उठता, आखिर यह सब क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? फिर तुरंत उत्तर आता, कुछ नहीं, मैंने अच्छा जीवन जिया, सम्मानजनक जीवन, जैसा सब जीते हैं। लेकिन प्रश्न वापस आता, क्या सचमुच? उसका मन अतीत की ओर जाने लगा। पहले हाल के वर्ष, घर, पर्दे, प्रमोशन, ताश, अदालत, झगड़े, फिर युवा अवस्था, फिर स्कूल, फिर बचपन। और उसे एक विचित्र बात दिखाई दी, जितना पीछे जाता जीवन उतना अधिक वास्तविक लगता। बचपन में आनंद सीधा था, किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं थी, कोई पद नहीं, कोई दिखावा नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जीवन ऊपर उठने के बजाय नीचे उतरता गया हो। उसने हमेशा सोचा था, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बेहतर पद, अधिक वेतन, बेहतर घर, अधिक सम्मान। पर अब बिस्तर पर पड़ा उसे कभी कभी लगता, क्या मैं ऊपर नहीं नीचे जा रहा था? क्या हर सफलता मुझे जीवन से थोड़ा और दूर करती थी? वह इस विचार से डर जाता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरा जीवन गलत था तो उन सबका क्या जो बिल्कुल मेरी तरह जीते हैं? अधिकारी, मित्र, परिवार, पूरा समाज, क्या सभी गलत हैं? यह विचार असंभव लगता था। और फिर भी भीतर कुछ बहुत धीमी आवाज कहती, शायद। पत्नी कमरे में आती, दवाइयों का समय पूछती। उसके चेहरे पर थकान और चिड़चिड़ापन दोनों होते। वह भी महीनों से इस बीमारी के साथ जी रही थी, लेकिन इवान उसके हर शब्द के पीछे बनावटीपन देखता। कभी वह चाहता कि पत्नी उसके पास बैठे, उसका हाथ पकड़े, कहे, मुझे पता है तुम डरे हुए हो। लेकिन ऐसा क्षण नहीं आता। उन दोनों के बीच वर्षों से जो दूरी बनाई गई थी, अब वही दूरी मृत्युशैया के पास खड़ी थी। इवान ने जीवन भर गहरे भावनात्मक संघर्षों से बचने के लिए स्वयं को काम में छिपाया था। अब वह चाहता था कि कोई उसके भीतर आए, पर रास्ता बंद हो चुका था। एक दिन बेटी तैयार होकर कमरे में आई। वह किसी कार्यक्रम में जाने वाली थी। उसके कपड़े सुंदर थे, चेहरा युवा, भविष्य से भरा हुआ। उसके साथ उसका भावी पति भी था। दोनों इवान के कमरे में असहज खड़े थे। इवान उन्हें देखता रहा। यौवन, स्वास्थ्य, प्रेम, भविष्य, सब उसके सामने खड़ा था। और उसके भीतर अचानक क्रोध उठा। ये लोग जीवित क्यों हैं? ये कैसे हंस सकते हैं? फिर उसे स्वयं पर घृणा हुई। क्या वह चाहता है कि बाकी सब भी उसके साथ मरे? लेकिन बीमारी में
बीमारी ने उसकी दुनिया इतनी छोटी कर दी थी कि किसी दूसरे की खुशी उसे अपमान जैसी लगती। दिन गुजरते गए। दर्द अब केवल शरीर में नहीं था, वह पूरे अस्तित्व में फैल गया था। इवान कभी चिल्लाता, कभी कराहता, कभी घंटों चुप रहता। डॉक्टर आते, नाड़ी देखते, दवा बदलते। पत्नी बाहर जाकर डॉक्टर से धीमी आवाज में बात करती और इवान भीतर पड़ा सोचता, ये सब जानते हैं, फिर भी कोई नहीं कहता। उसकी सबसे गहरी इच्छा अब स्वस्थ होना नहीं रह गई थी। कहीं बहुत भीतर वह जान चुका था कि यह संभव नहीं। उसकी इच्छा थी कोई उस पर दया करे, वैसी ही दया जैसे बीमार बच्चों पर की जाती है। वह चाहता था कि कोई उसे छुए, उसके सिर पर हाथ फेरे, उसे रोने दे। लेकिन 40-50 वर्ष का प्रतिष्ठित न्यायाधिकारी बच्चे की तरह कैसे रो सकता है? इसलिए वह चुप रहता। कभी कभी उसका बेटा कमरे में आता, छोटा सा, संकोची, डरा हुआ। उसकी आंखों में वह बात थी जो बाकी लोगों की आंखों में नहीं थी, दुख, सच्चा दुख। इवान उसे देखता और भीतर कुछ पिघलता। बच्चा उसकी बीमारी को समझता नहीं था, लेकिन वह यह समझता था कि उसके पिता पीड़ा में है और शायद इतना समझना पर्याप्त था। अब इवान को समय का बोध बदलता हुआ महसूस होता। दिन और रात अलग नहीं रहे। दर्द के बीच घंटों का कोई अर्थ नहीं था। कभी कुछ मिनट अनंत लगते, कभी पूरा दिन गायब हो जाता। उसे लगता वो उसी काले बोरे में और भीतर जा रहा है, अंधेरा, संकीर्ण रास्ता। वह पीछे लौटना चाहता था, पर लौटने का रास्ता नहीं। एक रात उसने स्वयं से पूछा, मैं चाहता क्या हूं? उत्तर आया, जीना। कैसे जीना? उसके सामने अचानक पुराना जीवन आया। ऑफिस, ताश, डिनर, पत्नी से बहस, पद, घर। उसने सोचा, यही जीवन? क्या मैं सचमुच वापस उसी जीवन में जाना चाहता हूं? और उसके भीतर पहली बार कोई स्पष्ट दरार पड़ी। वह जिस जीवन को पकड़कर मृत्यु से लड़ रहा था, संभवतः वही जीवन अब उसे खोखला दिखाई देने लगा। फिर बचपन की स्मृति आई, माँ, भाई, स्कूल, कुछ सरल क्षण। वह जीवन में कोई बनावट नहीं थी। बाद में सब कुछ बदलता गया। जैसे जैसे वह समाज की दृष्टि में ऊपर उठा, भीतर कुछ छोटा होता। वह फिर विरोध करता, नहीं, मैंने तो वही किया जो उचित था। लेकिन भीतर का प्रश्न अब शांत नहीं होता। अगर उचित वही था तो मृत्यु के सामने सब इतना अर्थहीन क्यों लग रहा है? आखिरी दिनों में उसकी पीड़ा असहनीय हो गई। वो लगभग लगातार कराहता, कभी चीखता, एक लंबी टूटी हुई आवाज जैसे उसके शरीर से नहीं, उसके भीतर के किसी अंधेरे कुएं से निकल रही हो। नहीं, नहीं। उसका परिवार कमरे के बाहर सुनता, डॉक्टर आते जाते। समय खींचता गया। इवान को महसूस होता वह पूरी तरह उसी काले रास्ते में फंस गया है। आगे अंधेरा, पीछे जीवन। और अचानक उसे लगा, शायद समस्या मृत्यु नहीं है। शायद समस्या यह है कि मैं अब तक स्वयं को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर जीवन सही नहीं था तो? अगर मैंने अपने आसपास के लोगों से प्रेम करने के बजाय उनसे सुविधा चाही? अगर मैंने सत्य के बजाय प्रतिष्ठा चुनी? अगर मैंने जीवन को जिया कम और व्यवस्थित अधिक किया? यह विचार दर्दनाक था, लेकिन इसी में किसी विचित्र राहत की शुरुआत भी थी। पहली बार उसे स्वयं को बचाने की आवश्यकता कम महसूस हुई। उसका बेटा कमरे में आया। इवान का हाथ बिस्तर के नीचे लटक रहा था। लड़के ने वह हाथ पकड़ लिया, अपने होठों से लगाया और रो पड़ा। इवान ने उसकी ओर देखा। उसकी पत्नी भी पास खड़ी थी। उसके चेहरे पे आंसू थे। और अचानक इवान को अपने दर्द के बीच कुछ ऐसा महसूस हुआ जो लंबे समय से गायब था। दया,
अपने लिए नहीं, उनके लिए। उसने सोचा मैं इन्हें कष्ट दे रहा हूं, ये लोग भी दुखी हैं। उसे पत्नी के लिए दुख हुआ, बेटे के लिए। वह कुछ कहना चाहता था, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन आवाज ठीक से नहीं निकली। उसने हाथ से संकेत किया, कुछ शब्द बुदबुदाए। शायद कोई समझा नहीं, पर अब उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी। वह पहली बार अपने दर्द के केंद्र से बाहर निकल आया था। अब प्रश्न यह नहीं था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रश्न बदल चुका था। उसके भीतर कुछ खुल रहा था। काले बोरे के अंत में जैसे कहीं बहुत दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह उसी ओर खींचने लगा और अचानक उसने खोजा, मृत्यु कहाँ है? वह मृत्यु जिससे वह इतने महीनों से डर रहा था, जिसने हर रात उसे दबाया, जिसका नाम सुनते ही शरीर कांप जाता था, वह कहाँ है? उसने भीतर देखा, भय उतना नहीं था। फिर एक क्षण आया जब जैसे पूरा अंधेरा टूट गया। उसे लगा मृत्यु समाप्त हो रही है। नहीं, शायद मृत्यु है ही नहीं। यह सिर्फ एक परिवर्तन है, यह छोड़ देना, यह स्वीकार करना। उसके आसपास लोग सोच रहे थे कि वह अब भी तड़प रहा है, लेकिन उसके भीतर कुछ शांत हो चुका था। उसने सोचा सब समाप्त, और उसी क्षण भीतर कोई दूसरी आवाज आई, मृत्यु समाप्त। उसकी सांस कुछ देर तक चलती रही, फिर हल्की हुई, फिर रुक गई। कमरे में लोग खड़े थे, पत्नी रो रही थी, बेटा स्तब्ध था। डॉक्टर शायद समय देख रहा था। बाहर वही संसार था। कहीं घोड़े वाले चल रहे थे, कहीं अदालतों में फाइलें खुल रही थी, कहीं लोग ताश खेल रहे थे, कहीं कोई नया पर्दा चुन रहा था, और शायद किसी को खबर मिलने वाली थी, इवान इलिच मर गया। वे कुछ क्षण चुप होंगे, फिर उनके मन में कोई अपना विचार आएगा, पद, काम, घर, यात्रा, और कहीं बहुत गहराई में वही पुरानी लगभग अदृश्य फुसफुसाहट, वह मर गया, मैं नहीं। लेकिन इवान इलिच की मृत्यु की कहानी शायद इसी भ्रम पर एक धीमा प्रश्न छोड़ जाती है। हम जीवन के कितने वर्ष यह तय करने में लगा देते हैं कि दूसरे हमें किस रूप में देख रहे हैं, कौन सा घर अच्छा लगेगा, कौन सा पद हमें बड़ा बनाएगा, कौन सा व्यवहार उचित माना जाएगा, कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा। और इन सबके बीच एक बहुत सरल प्रश्न अक्सर पीछे रह जाता है, क्या यह जीवन सचमुच मेरा था? मृत्यु ने इवान इलिच से उसका पद छीन लिया, उसका घर, उसकी अदालत, उसकी सामाजिक पहचान, उसकी सारी योजनाएं। एक एक परत उतरती गई, और अंत में जब बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तभी शायद उसने पहली बार उस चीज को छुआ जिसे जीवन कहा जा सकता है। अपने बेटे की आंखों में, अपनी पत्नी के आंसुओं में, दूसरे की पीड़ा महसूस करने में, और उस सत्य में जिसने वह जीवन भर बचता रहा था कि हम हमेशा नहीं रहेंगे। और शायद इसी कारण जिस समय हमारे पास जीवन है, उसे केवल सम्मानजनक दिखाई देने में नहीं, वास्तविक होने में खर्च करना चाहिए। इवान इलिच मर गया था, लेकिन शायद पहली बार मृत्यु से ठीक पहले वह सचमुच जीना समझ पाया था। और एक प्रश्न जो पुस्तक समाप्त होने के बाद भी हमारे भीतर रह जाता है, अगर आज हमें यह पता चल जाए कि समय उतना नहीं है जितना हमने मान रखा था, तो क्या हम वही जीवन जीना जारी रखेंगे जो अभी तक जी रहे थे? सोचिएगा। नमस्कार।